चैप्टर नंबर 14, 15, 16। मुझे बताइएगा, मैं लाइव हूं। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, रिटर्न, असेसमेंट और अपील। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इससे पहले थ्रू आउट मैंने कोशिश ये की कि आपको जो बात बताऊं आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के बताऊं, ताकि आप हर बात पिक करें। सर ये चूंकि कंटेंट ज्यादा है और मेरी कोशिश है कि मैं हर बात बताऊं भी, तो आप अटेंटिव नहीं होंगे तो चीजें निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटर्न क्या है? रिटर्न वो डॉक्यूमेंट है जो हम एफबीआर को जमा करवाते हैं अपनी इनकम को डिक्लेयर करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट कागजात की सूरत में होता है, जरूरी नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। हम एफबीआर को जमा करवाते हैं अपनी इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी को शो करने के लिए। अच्छा जी, अगली बात अब ये आ गई कि ये वाली इनकम टैक्स रिटर्न किस किसने जमा करानी है। तो उन्होंने कहा भाई 5 लोग हैं जिन्होंने ये वाली रिटर्न लाजमी जमा करवानी है। हर कंपनी ने, हर पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम, whose taxable income for year exceeds maximum amount that is not chargeable to tax। हर वो बंदा जिसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, यानी आज के दौर में 6 लाख रुपए, जिसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा, उस बंदे ने रिटर्न लाजमी जमा करानी। कंपनी ने रिटर्न लाजमी जमा करानी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने रिटर्न लाजमी जमा करानी है। वेयर पर्सन हुज इनकम फॉर द, जिसकी एफटीआर इनकम है उसने रिटर्न लाजमी जमा करानी है। सर, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन मॉडिफाइड बाय द, जिसको बोर्ड कहते हैं उसने रिटर्न लाजमी जमा करानी। एक जर्नल मिसकॉन्सेप्शन है। वो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि भाई सर रिटर्न जमा कराने का मतलब टैक्स जमा कराना है, नहीं। एक बंदे की डिविडेंड इनकम में टैक्स कट के मिला, उसने तो टैक्स जमा ही नहीं कराना। मगर उस बंदे के लिए लाजमी के रिटर्न जमा करे। रिटर्न जमा कराने का मतलब है हिसाब लाजमी देना। या पॉइंट पिक कर रहे हो, ये चीज जरूरी है जी। इसके अलावा कुछ लोग और हैं जिन्होंने लाजमी रिटर्न जमा करानी होती है। हर वो बंदा जिसकी पिछले 2 साल से इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी, पिछले 2 साल से इनकम लगातार, यानी कंसेक्यूटिव 2 ईयर की इनकम चार्जेबल टू टैक्स, उसने रिटर्न लाजमी जमा करानी है। क्लेम्स अ लॉस कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ टैक्स ईयर। अगर लॉस कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ टैक्स ईयर करे, आपका लॉस आ गया, इनकम तो एनी टैक्स तो लगना ही नहीं, आप ये चाहते हैं कि ये वाला लॉस मैं अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करूं, तो एफबीआर को बताना पड़ेगा ना भाई मेरा लॉस आया है। तीसरा, बड़ी ध्यान से, इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपके पास, कितनी? 500 स्क्वायर यार्ड की। कहां पर? इस्लामाबाद में, कैंट में, म्यूनिसिपल लिमिट में। रिटर्न जमा करानी लाजमी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड की, कहां पर? रेटिंग एरिया में। रिटर्न रिटर्न जमा करानी लाजमी है। इम फ्लैट है, कहां पर? कैंट में, इस्लामाबाद में, या कैंट में, इस्लामाबाद में, या म्यूनिसिपल लिमिट में। कैंट में, इस्लामाबाद में, या म्यूनिसिपल लिमिट में। फ्लैट है तो उसने रिटर्न लाजमी जमा कराना है। फ्लैट है कहां पर? रेटिंग एरिया में। अच्छा, अगर ऊपर म्यूनिसिपल एरिया, कैंट या इस्लामाबाद में फ्लैट है तो उसने कोई लिमिट नहीं रखी कितना। लेकिन अगर रेटिंग एरिया में फ्लैट है तो उसने खास तौर पे कह दिया 2000 स्क्वायर फीट जितना हो या उससे ज्यादा, तो
उस बंदे को भी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। गाड़ी आरसीसी से ऊपर की है, एनटीएन बना हुआ है, कमर्शियल या डोमेस्टिक मीटर होता है, घरेलू मीटर, कमर्शियल होता है या इंडस्ट्रियल होता है। वो कहते हैं घरेलू ना लगाओ, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर लगाओ, और बिल कितना आता हो, 5 लाख का। 5 लाख तो भाई आजकल घरों का बिल आ रहा है सालाना। वो सर समझ आ रही है। इस केस में वो कहता है कि उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी। अच्छा, अगर कोई बंदा कारोबारी बंदा है और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर है, या ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन का मेंबर है, या प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, इंक्लूडिंग पीईसी, या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, या पाकिस्तान बार काउंसिल, या आई कैप, या आईसीएम में। यार अगर अगर इंजीनियर है और पीईसी का मेंबर है, अगर डॉक्टर या डेंटिस्ट है तो पीएमडीसी का मेंबर है, अगर लॉयर है और बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल का मेंबर है, अगर अकाउंटेंट है आई कैप या आईसीएमए का मेंबर है, इन सारे लोगों को रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ये एक अजीब सी बात है, इसको बर्दाश्त करना है और आगे चलना है। वो बंदा जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 से 4 लाख के दरमियान हो, वो भी रिटर्न फाइल करेगा। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। ये लॉ में थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम आ गई थी पिछली बार। उन्होंने बाकी फिगर्स अपडेट कर दी, ये गलती से रह गई। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल रिक्वायर्स टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ, हर वो बंदा जिसको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत है, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत है जिस बंदे को, इन सब लोगों को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब पहले 5 बंदे बताए हैं, बाद में 11 बंदे बताए हैं, पता है दोनों में क्या फर्क है? पहले 5 वो हैं जिन्होंने हर हाल में रिटर्न फाइल करनी है, अगले 11 बंदे वो हैं जिन्होंने भी रिटर्न फाइल करनी है। अब इसमें तीसरी बात सुनो। उसने कहा कि अगर एक विडो है, बेवा है, या ऑर्फन बिलो 25 है, या नॉन रेजिडेंट है, या अपाहज है, डिसेबल्ड है, अगर ये लोग हैं और इनमें से किसी के पास फ्लैट, घर, फ्लैट, घर या गाड़ी है, यानी उसने कहा इन 4 चीजों में से कोई भी, और इनकी इनकम नहीं है, इनको टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि इनके पास घर, फ्लैट या गाड़ी है, इनको रिटर्न जमा करानी पड़ रही है, तो टैक्स वाले कहते हैं आप रिटर्न जमा ना कराएं। आपको क्या दी गई है? रियायत दी गई है, आपको एक सहूलत दी गई है कि आप रिटर्न जमा ना करवाएं। ये वाली बात भी हो गई। सर आपको पता है कमिश्नर बड़ा पावरफुल आदमी है। यार एक बात और दिल में आ रही है, बता ही दूं। भाईजान अगर कोई बंदा अपाहा जाए और वो 25 लाख पर मंथ कमा रहा है, क्या उसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी? यस। भाईजान एक बंदा जो के रिटर्न जमा करानी नहीं थी उसने, वो सिर्फ इन 11 पॉइंट्स में से एक पॉइंट होने की वजह से उसको रिटर्न जमा करानी पड़ रही है, जबकि वो बंदा वो बेवा है, या ऑर्फन बिलो 25 है, या नॉन रेजिडेंट है, या डिसेबल्ड है। सिर्फ 4 केसेस मैंने बताए, घर, फ्लैट और गाड़ी वाला, और ये उस बंदे के या उस बेवा के या उस यतीम के नाम है जिसको रिटर्न, जिसकी इनकम नहीं थी, जिसको रिटर्न जमा करानी जरूरी नहीं थी, सिर्फ इस शर्त की वजह से करा रहा है, तो टैक्स वाले कहते हैं आप रिटर्न जमा ना कराओ। लेकिन अगर एक बेवा है, वो खुद 25 लाख रुपए पर मंथ कमाती है, उसको तो रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। एक यतीम है, वो कहने को तो यतीम है, लेकिन उसका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन का बिल जो है वो 55 लाख आता है। ये वो सारे इशारे हैं जो कहते हैं कि भाई आपने रिटर्न जमा
करानी करानी। सिर्फ फ्लैट, घर और गाड़ी, ये तीन पहलू हैं, और इनकी वजह से आपको रिटर्न जमा करानी पड़ रही थी, तो टैक्स वाले कहते हैं ना कराओ, माफ किया। आपको पता है कमिश्नर के पास क्या पावर है? कमिश्नर किसी भी बंदे को कह सकता है जिसको उसका दिल चाहे कि तुमने रिटर्न क्यों नहीं जमा कराई, रिटर्न जमा कराओ। वो बंदा कहेगा, वो बंदा कहेगा मैं कैसे रिटर्न जमा कराऊं। वो कहेगा मुझे लगता है तुम्हें रिटर्न जमा करानी चाहिए, मैं तुम्हें नोटिस दे रहा हूँ, इस नोटिस के 30 दिन के अंदर रिटर्न जमा कराओ, उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। और ये तो आसान बात है। कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो पिछले 5 साल में से किसी साल के बारे में कहते रिटर्न जमा कराओ, तो उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। और अगर पिछले 5 साल में से कोई साल ऐसा है जिसमें रिटर्न जमा नहीं कराई हुई, तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि पिछले 10 साल में से किसी साल के बारे में कहते रिटर्न जमा कराओ, तो उसे रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। और ये तो वो रिटर्न है ना जो पूरे साल की है, कमिश्नर के पास ये पावर भी कि 12 माह से कम पीरियड की रिटर्न जमा कराओ, तो उसे रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो 12 माह से कम की रिटर्न डिमांड कर रहा है, तो उसे ये बताना पड़ेगा कि भाई इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो बंदा फौत हो गया था, या बैंक हो गया था, या वो पाकिस्तान छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, या उसको अप्रोप्रिएट कमिश्नर को लगता है कि हाँ इससे रिटर्न ले लेनी चाहिए। तो भाई ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं पावर टू कॉल रिटर्न और स्टेटमेंट के बारे में। सर एफबीआर वालों को सब लोगों की कमजोरी का पता है। इनकी कमजोरी है मोबाइल। इनका मोबाइल बंद कर दें तो ये ठीक हो जाएंगे। टैक्स वालों ने कहा बहुत हो गया, अब जो बंदा रिटर्न नहीं जमा कराएगा हम दो काम करेंगे, बिजली घर के बिजली और गैस का कनेक्शन खत्म कर देंगे और मोबाइल सिम डिसेबल कर देंगे, पैसों को रिकवर करने के लिए जिनका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा होगा। हाँ, वो बंदा बाद में रिटर्न जमा करा के बगाएगा कि सर मैंने कर दिया, बस जो था आपकी मेहरबानी मेरी सिम एक्टिव करें। फिर उसकी सिम दोबारा एक्टिव कर दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा किसी भी ऐसे बंदे को की सिम डीएक्टिवेट नहीं की जाएगी, या किसी भी ऐसे बंदे का कनेक्शन डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा जिसको पहले नोटिस ना दिया गया हो। पहले उसे नोटिस जरूर दिया जाएगा, और नोटिस में जो तारीख कही गई है कि इस तारीख तक अपनी रिटर्न जमा कराएं, वो तारीख गुजर जाएगी, फिर उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन होगा। सर रिटर्न कैसे जमा करानी है? सर फॉर्म फिल करें, अटेस्ट कराएं, वेल्थ स्टेटमेंट वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अटैच करें, और साथ टैक्स जितना बनता है वो जमा करा के फॉर्म रिटर्न जमा करा दें। ये रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल हो सकती है ई इंटरमीडिएट के जरिए। ई इंटरमीडिएट कौन होता है? ई इंटरमीडिएट कौन होता है? ये वो बंदा है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न, ई इंटरमीडिएट वो बंदा है जो टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन लेता है और एफपीआर की मर्जी के मुताबिक एफपीआर को प्रेजेंट करता है। इसको प्रैक्टिशनर ई इंटरमीडिएट भी कहते हैं। ये ई इंटरमीडिएट जो है ये भी ई रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। जब रिटर्न फाइल हो गई तो समझा जाएगा उसी बंदे ने रिटर्न फाइल किया, या उसकी अथॉरिटी से फाइल की गई है जिसकी रिटर्न फाइल हुई है। एक एक जुमला बोल रहा हूँ और रुक रुक के बोल रहा हूँ क्योंकि ये जुमला इसमें सब कुछ है जो लिखा हुआ। आपने रिटर्न फाइल कर दी, अब क्या है? मसला आ गया है, रिटर्न में तब्दीली करनी है। क्या रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? जी भाई, 4 शर्तें हैं। पहली शर्त, रिटर्न रिवाइज करेंगे तो रिवाइज अकाउंट्स भी देने पड़ेंगे। दूसरी शर्त, रीजन ऑफ रिवीजन बतानी पड़ेगी। तीसरी शर्त, तीसरी बात कमिश्नर से इजाजत लें। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज करनी है तो कमिश्नर से इजाजत की जरूरत नहीं है।
अगर आपने 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज की, अच्छा पहले ये तीन बातें होगी, चौथी बात सुन लो फिर उसके बाद आगे तक। पहली बात, रिवाइज अकाउंट जमा कराएं। दूसरी बात है रीजन ऑफ रिवीजन बताएं। तीसरी बात है कमीशन से अप्रूवल लें। और चौथी बात है टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज नॉट लेस देन लॉस डिक्लेयर्ड इज नॉट मोर देन इनकम और लॉस डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर इशू। 1 2 3 4, चार बातें। आप रिटर्न सिर्फ तभी रिवाइज कर सकते हैं जब टैक्सेबल इनकम बढ़ रही हो या लाइबिलिटी कम हो रही है। ये चारों बातें तो आपके साथ डिस्कस हो गई, अलबत्ता एक चीज बड़ी अहम दरमियान में रह गई। वो ये है कि भाईजान अगर कोई बंदा 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज करने का सोचता है, उसे कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी। वो कमिश्नर को दरखास्त देता है और कमिश्नर उसकी दरखास्त का दरखास्त देने के 60 दिन के अंदर अंदर जवाब नहीं देता, लेकिन जो रिटर्न उसने रिवाइज करनी थी उस रिटर्न को रिवाइज करने की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ ही रही है, यानी टैक्स बढ़ ही रहा है, तो कमिश्नर के जवाब ना देने को भी समझा जाएगा कि कमिश्नर ने इजाजत दे दी और तुम रिटर्न रिवाइज कर दो। सर समझ आ गई? 60 दिन का जिक्र आया 2 बार। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी गेम क्या है। भैया पहला 60 दिन तो है कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज की तो कमिश्नर की जरूरत ही नहीं है। दूसरा 60 दिन है, आपने 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज की तो कमिश्नर से पूछना पड़ेगा, कमिश्नर को दरखास्त देनी पड़ेगी। कमिश्नर को दरखास्त दी, कमिश्नर ने उसका जवाब नहीं दिया और 60 दिन हो गए हैं और रिटर्न रिवाइज करने की वजह से आपकी इनकम बढ़ ही रही थी, टैक्स बढ़ना ही था, समझा जाएगा कमिश्नर ने इजाजत दे दी। अच्छा, अगर कोई एक कंडीशन भी ना सेटिस्फाइड हुई तो रिटर्न रिवाइज नहीं होगी। सर सवाल ये है कि अगर टैक्स लाइबिलिटी बढ़नी है तो कोई क्यों अपनी रिटर्न रिवाइज करेगा? अक्लमंद तो नहीं करेगा कभी भी। सर इसके पीछे एक राज है। वो राज है कि अगर किसी बंदे की इनकम है 100 रुपए, उसको टेंशन हो गई कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मैंने तो अपनी इनकम 10 रुपए शो की, तो वो कहता चलो मैं 25 रुपए शो कर देता हूँ, अपनी इनकम ज्यादा शो कर देता हूँ। सर अगर ऑडिट का नोटिस नहीं आया उसको और वो अपनी रिटर्न डिवाइस करता है तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, जितना टैक्स कम पे किया तो डिफॉल्ट चार्ज वो अदा करना पड़ेगा। केस नंबर 2, एक बंदा है जो कहता है मैं अपनी इनकम, एक बंदा है वो उसकी 100 रुपए की इनकम थी, 10 रुपए उसने शो किए हुए थे, एफबीआर ने कहा आपको मुबारक हो, आपकी रिटर्न का ऑडिट करेंगे। ऑडिट क्या है? यानी डिटेल में चेक करेंगे। अब उसके हाथ पांव फूल गए। उसने कहा यार ये तो बड़ा मुसीबत। उसने कहा बात सुने, मैं ना कुछ चीजें रह गई थी, मैं जरा पहले वो इन कर लूं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम भूल गए थे, कोई बात नहीं, हम भी आ रहे हैं, हम भी इस पे वर्किंग करते हैं और एक फिगर कैलकुलेट कर अभी शो कॉज नोटिस नहीं दिया था उसने। उसने सिर्फ ये कहा था कि ऑडिट करेंगे, और ऑडिट के दौरान ही टैक्स पेयर ने मान लिया कि जी कुछ प्रॉब्लम थी, इस केस में 25% पेनल्टी लगेगी। लेकिन कुछ लोग बड़े पक्के होते हैं, उनकी इनकम 100 रुपए है, उन्होंने 10 रुपए दिए और मुतमईन है कि जी 10 ही है, मेरी इनकम इससे ज्यादा है ही नहीं। अब टैक्स वाले क्या करते हैं, जब उधर जाते हैं वो मानता ही नहीं है बंदा। वो बहरहाल वो उसकी सारी डिटेल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, पता चलता है भाई इसकी इनकम 100 रुपए थी। उस केस में टैक्स वाले जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के बाद एक नोटिस देते हैं, इसको कहते हैं शो कॉज नोटिस। शो दिखाओ, कॉज वजह। मेरी बात समझ आ रही है? ये कब होता है? जब केस नंबर 1 है, शो कॉज नोटिस, ऑडिट का ऑर्डर आ गया है, अभी शो कॉज नोटिस नहीं दिया तो 25% पेनल्टी, यानी ऑडिट से पहले, यानी ऑडिट से पहले कह रहा हूं, ऑडिट की रिपोर्ट से पहले।
और अगर ऑडिट फाइनलाइज हो गया है तो उसके बाद शो कॉज नोटिस देने दे दिया तो फिर 50% बनाए। आगे चलते हैं सर। अगला सवाल ये पैदा होता है कि रिटर्न फाइल कब करनी है। व्हाट इज द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो उन्होंने कहा भाई आप बताओ आप हो को इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी हो। आपने कहा भाई मैं कंपनी हूं। तो उन्होंने कहा फिर ये बताओ आपका ईयर एंड कब है, पहले 6 माह है या आखिरी 6 माह। आपने कहा भाई मेरा ईयर एंड पहले 6 माह में होता है। तो उन्होंने कहा आपकी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 31 दिसंबर। अगर वो बंदा कहे कि जी मेरा ईयर एंड आखिरी 6 माह होता है तो आप उसे कहेंगे तुम्हारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 30 सितंबर। हाँ इंडिविजुअल और एओपी हो उस केस में भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, 30 सितंबर। तो मेनली 30 सितंबर है। लेकिन कंपनीज के केस में, यानी वो कंपनी जिसका नॉर्मली 30 जून होता है ईयर एंड, उसने कब तक रिटर्न फाइल करनी होती है, 31 दिसंबर तक। उसके अलावा 30 सितंबर है। एक बात बड़ी बारीक है, जरा ध्यान से सुनना। 30 सितंबर कौन सी, ईयर एंड के इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आ रही है वो वाली 30 सितंबर की बात कर। यानी अगर एक कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है तो उसके बाद जो 30 सितंबर आएगी उस 30 सितंबर की बात करें। एक कंपनी का ईयर एंड 30 सितंबर है, 30 सितंबर अगला कब आएगा, 1 साल बाद। पास पेपर में ये सवाल आया हुआ है। तो भाई ईयर एंड के इमीडिएटली बाद जब भी 30 सितंबर आए दैट वुड बी द रेलिवेंट डेट। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फॉलोइंग आर द डिफरेंट डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मैंने आपको ये बता दी है। अब दो बातें और हैं, पहले वो कर लो। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। यार अगर कोई बंदा अपना कारोबार खत्म कर रहा है तो उसे चाहिए कारोबार खत्म करने के 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बता दे कि मैंने अपना कारोबार खत्म कर दिया। कमिश्नर उसका ये इस नोटिस के बाद उसे कहेगा कि तू फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस, जब तुमने कारोबार खत्म किया है इस तारीख तक की रिटर्न मुझे बना कर दो। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि कमिश्नर को वो बताता ही नहीं है, कारोबार खत्म कर देता है, फिर कमिश्नर उसको नोटिस देता है कि यार तुमने कारोबार खत्म किया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस तुम्हारी जो भी इनकम थी उसके हवाले से मुझे रिटर्न बना कर दो। तो उस बंदे को रिटर्न बना के देनी पड़ेगी। और आखिरी बात वो ये कहता है कि ये रिटर्न गर्चे पूरे साल की नहीं होगी लेकिन इसको एक नॉर्मल रिटर्न ही तस्वुर किया जाए। सर अगली बात, हमारे पाकिस्तान में तो जनरली सबको आदत है कि जो काम है वो आखिरी दिन का इंतजार करना है और आखिरी दिन कहना है कि मैं थोड़ी देर पहले शुरू कर देता तो बड़ी अच्छी तैयारी हो जानी थी। ठीक हो गया, बिल भी आखिरी दिन ही जमा होता है। अच्छा आखिरी दिन सबसे ज्यादा चीज ये चल रही होती है कि अब एक्सटेंशन का कोई तरीका है। इसी तरह ही 15 सितंबर इज 30 सितंबर इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 30 सितंबर तक आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर कोई बंदा जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कमिश्नर को नोटिस देके कह सकता है कि सर मेरी तारीख, मुझे तारीख में तोसी चाहिए। किसको, कमिश्नर को। दूसरे नंबर पे वो कहता है तारीख में तोसी तो चाहिए कमिश्नर को, वो कह रहा है कमिश्नर उसकी बात मान लेगा, जी बिल्कुल कमिश्नर उसकी बात मान। एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन मस्ट बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। Person required to furnish return your statement may apply to commissioner in writing for extension of time to furnish the return and statement.
एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन मस्ट बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर देना है। आपने कमिश्नर को दरखास्त देनी है। कमिश्नर देखेगा क्या ये दरखास्त जेन्युइन है, तो कमिश्नर वो बात मान लेगा। अगर कमिश्नर देखे कि कोई बंदा बीमार था या कोई सिकनेस थी या वो पाकिस्तान से बाहर था, फिर तो ये बंदा कमिश्नर मान लेगा। अगर कमिश्नर को लगे कि ये दरखास्त जेन्युइन है, कमिश्नर मान ले, तो 15 दिन की एक्सटेंशन दे देगा। लेकिन एक केस भी है कि अगर कमिश्नर ना माने, तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? चीफ कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। और चीफ कमिश्नर भी 15 दिन की एक्सटेंशन दे सकता है। अलबत्ता अगर कमिश्नर मान जाए 15 दिन की एक्सटेंशन दे दे और आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए हो, तो फिर भी चीफ कमिश्नर के पास जाएंगे फर्दर एक्सटेंशन के लिए। An extension of time granted shall not change the due date for payment of income tax payable on the basis of return, and default surcharge shall be chargeable for delayed payment of tax due. Extension of time granted. अच्छा, अब अगर आपने एक्सटेंशन ली है तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपने जो रिटर्न लेट फाइल नहीं की, आपको लेट फाइलिंग का डिफॉल्ट चार्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। ले सर, ये बात भी मैंने कर दी। अब इस चैप्टर में मेनली दो बातें रह गई हैं, एक वेल्थ स्टेटमेंट, एक फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट। पहले फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट कर लेता हूँ। हर वो बंदा जिसकी इनकम $10,000 या उससे ज्यादा है, फॉरेन इनकम, या उसके फॉरेन एसेट $1,00,000 या उससे ज्यादा है, उसे every resident taxpayer being an individual having foreign income of not less than 10,000 US dollars or having foreign asset with not less than 100,000 US डॉलर, इन लोगों को फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी पड़ी। क्या होता है उसमें लिखा हुआ? फॉरेन एसेट कितने हैं, फॉरेन लाइबिलिटीज कितनी है, फॉरेन एसेट्स नए कितने खरीदे, फॉरेन एसेट पुराने बेचे कितने के, और फॉरेन फॉरेन इनकम कितनी है, फॉरेन एक्सपेंसेस कितने। यही सादा सी बातें लिखी होंगी। अच्छा, कमिश्नर साहब के पास ये पावर भी अगर लगता है उन्हें कि किसी बंदे को रिटर्न फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी चाहिए थी और उसने नहीं कराई, तो वो उसको रिटर्न नोटिस देके कह सकते कि भाई तुम रिटर्न जमा कराओ, तो उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। अच्छा जी, ये फॉरेन ये भी आया हुआ है पास पेपर में। ये तकरीबन जितनी भी डिस्कशन की है, कभी किसी से कुछ किसी से कुछ आया हुआ। वेल्थ स्टेटमेंट। Wealth statement is just like a balance sheet. Assets at year end. Liabilities at year end. साल के एंड पर जो लाइबिलिटी, क्योंकि हम ना फॉर द ईयर की वर्किंग कर रहे होते हैं सारी, लेकिन जिस तरह बैलेंस शीट एज एट होती है ना, एक दिन की होती है, इसी तरह ही वेल्थ स्टेटमेंट भी एक दिन की होती है। एसेट में से लाइबिलिटी लेस की, ये वेल्थ आ गई। दूसरे नंबर पे बनती है वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये ओपनिंग बैलेंस है लास्ट ईयर की वेल्थ का। इसको लिखेंगे, इनकम को ऐड कर देंगे, एक्सपेंस को लेस कर देंगे। इनकम को ऐड कर देंगे, एक्सपेंस को लेस कर देंगे, तो ये वाला बैलेंस आ जाएगा। अब ये पिछले साल की इनकम में, पिछले साल की वेल्थ में इस साल की इनकम ऐड करके एक्सपेंस को लेस कर दे, तो ये इस साल की क्लोजिंग वेल्थ आ जाएगी। ये वाली क्लोजिंग वेल्थ हमेशा इस क्लोजिंग वेल्थ के साथ क्या होगी? टैली होगी। दो तीन एडजस्टमेंट्स इसमें नॉर्मली आती हैं। एक एडजस्टमेंट आती है कि आपने शेयर्स खरीदे थे, तो ये शेयर्स खरीदे थे और शेयर्स बेचे थे, तो भाई शेयर्स डिस्पोज्ड, शेयर्स एक्वायर्ड। तो जो शेयर बेचे थे उसका इम्पैक्ट
बैलेंस शीट पर, ये वेल्थ स्टेटमेंट पर जाता है। और जो गेन आया था, एक मिनट यार, जो शेयर जो शेयर बेचे हैं आपने, वो कभी खरीदे थे? जो शेयर आपने खरीदे थे उसका इम्पैक्ट, वो शेयर अब बिक गए हैं, उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? वेल्थ स्टेटमेंट पे आएगा। दूसरे नंबर पे यहां पर गेन आ जाएगा, गेन का इम्पैक्ट किधर आएगा? वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। अगर कहीं वो एओपी की वर्किंग बता रहा हो, अच्छा कंपनी का, कंपनी में अगर आपका हिस्सा है तो ऐसे होता है, उसमें मैक्सिमम यही एडजस्टमेंट है। अगर एओपी की बात करूं तो उसमें इनकम फॉर द पीरियड आ जाती है, और इनकम किधर आएगी? इस जगह पर। और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं एओपी के शेयर की, ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं, इनकम जो है वो इधर आ जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स लेस होती हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्लोजिंग बैलेंस। इनकम इधर आ जाएगी, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किधर आएंगी? सर ये याद रखना, ड्राइंग्स लेस करने के बाद जो बैलेंस आता है ना, ये हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट में आता है। और ये वाली ड्राइंग जो है ना, ये कैश को बढ़ाती है। अनयूजुअल बात है, मैंने ये पॉइंट आपको बड़ी ध्यान से बताना है। जो ड्राइंग एओपी वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए, एओपी की वर्किंग करते हुए, जब ड्राइंग आएगी तो ड्राइंग है, एओपी से पैसे मेरे पास आ रहे हैं, एओपी तो कम हो रहा है लेकिन मेरा कैश बढ़ रहा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये की पॉइंट है। नॉर्मली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो ड्राइंग है तो ड्राइंग को लेस कर दिया, नहीं, ड्राइंग कैश को बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट को लेस करती है। जब आप कैरेट डाउन बैलेंस लेंगे, जब आप कैरेट डाउन बैलेंस लेंगे, और सर समझ आ रही है, जब आप कैरेट डाउन बैलेंस लेंगे, ये तो बढ़ाएगा, ये तो आप ड्राइंग लेस हुआ हुआ लेंगे, ये तो एसेट्स में आप बेच देंगे। एक तरफ ये इनकम है, ये वेल्थ रिकंसिलिएशन में चलेगी। तीसरी तरफ ये ड्राइंग, ड्राइंग जो है उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उससे कैश बढ़ता है। तो ये तीन चीजें, आप ये वेल्थ स्टेटमेंट में जो जो बातें होती हैं उसमें मेजर, कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो उसकी बात है, शेयर ऑफ एओपी हो उसकी बात है। एक चीज और है, अक्सर उसने कैश और बैंक का बैलेंस नहीं दिया होता, तो वहां पर टाइम शॉर्ट होता है, कैश और बैंक का बैलेंस निकालने के बजाय वेल्थ स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइएगा, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्लोजिंग निकाल कर वेल्थ स्टेटमेंट का क्लोजिंग वहां से बैलेंसिंग फिगर वहां पर डाल दीजिएगा, कैश और बैंक का बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिएगा। वेल्थ स्टेटमेंट में ये सारी बातें हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग वेल्थ हमेशा टैली होती है, इसको टैली कर लेंगे तो ये कैश और बैंक क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। ले सर, ये चैप्टर नंबर 14 था, जो मैंने आपके साथ एक एक पहलू डिस्कस कर दिया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। नहीं सर, असेसमेंट, रिकॉर्ड एंड ऑडिट। सबसे पहले आ गया असेसमेंट। असेसमेंट किसको कहते हैं?
चेक करने को। टैक्स पेयर क्या कर रहा है? रिटर्न फाइल कर रहा है। इसको चेक कौन कर रहा है? भाई इसको चेक कौन कर रहा है? कमिश्नर इसको चेक कर रहा है। सच बात यह है कि इसको कोई भी चेक नहीं कर रहा। समझा जाता है कि कमिश्नर इसको चेक कर रहा होगा। कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। नॉर्मली ऐसे ही हो रहा है। नॉर्मली ऐसे ही इसको कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। तीन तरह की असेसमेंट है। नॉर्मल, बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल। हम शुरू करते हैं नॉर्मल असेसमेंट। जिस दिन टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, समझा जाएगा उसी दिन कमिश्नर ने उसको चेक करके असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं समझा जाएगा। सचमुच में ऐसा सचमुच में चेक नहीं हो रहा। मैं अक्सर इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि आप लोगों ने आई कैप का फॉर्म फिल किया है, आपने भी सबमिट का बटन दबाया तो उधर से अलर्ट आ गया कि जनाब आपका आपकी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस हो गया। ठीक हो गया। क्या एक एक चीज चेक हुई है? नहीं हुई। इसके बाद भी डिटेल में चेकिंग होती है और उसके बाद वो अलर्ट भी, उसके बाद डेफिशिएंसी लेटर आ जाते हैं अगर कोई गलती हो तो। इस तरह ही ये वाली चेकिंग भी जाहिरन ये है कि टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल कर दिया और कमिश्नर ने चेक कर लिया। जिस दिन टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, समझा जाएगा उसी दिन कमिश्नर ने चेक करके असेसमेंट ऑर्डर दे दिया है। असेसमेंट ऑर्डर का मिलना इस बात की दलील है कि कमिश्नर ने चेकिंग कर ली। वो कहता है अगर सिस्टम है सर, सिस्टम में आप एंट्री कर रहे होते हैं तो वो कहता है भाईजान ये चार चीजें सिस्टम चेक करता है कि भाई क्या आपने सारे पर्टिकुलर्स फिल किए हैं, फिर आपने साइन किया है, फिर आपने टेस्ट कराया है, फिर चौथे नंबर पे आपने क्या जितना टैक्स बनता था वो अदा किया है। ये सारी चीजें सिस्टम देख रहा है। हाँ, जिस दिन टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की उसी दिन समझा जाएगा कमिश्नर ने भी असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। वो कहता है इसके अलावा इन एडिशन टू अबव डीम्ड असेसमेंट द कमिश्नर हैज पावर टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स। भाईजान ये तो उसने असल में चेक नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो चेक कर नहीं सकता। चेक तो कर सकता है वो, जिसको चाहे चेक कर सकता है। हाँ, उसने नहीं किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। ये नॉर्मल असेसमेंट है। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि असेस कमिश्नर ने चेक किया, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स थे। कमिश्नर ने उसको नोटिस दिया और कहा भाईजान ये इनकम्प्लीट चीजें तुम इसे पूरा करो। एक ऑप्शन ये कि वो उसका जवाब दे और जो जो चीजें उसको पूरा करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि टैक्स पेयर उसका जवाब ही ना दे। अगर टैक्स पेयर उसका जवाब ना दे तो समझा जाएगा जैसे टैक्स पेयर ने कभी रिटर्न फाइल की नहीं थी, वो बिल्कुल फारग है। हाँ, अगर टैक्स पेयर उसको बिल्कुल जवाब दे और जैसे उसने कहा है वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, तो फिर समझा जाएगा कि उसने रिटर्न वैलिड रिटर्न फाइल की है। अब कमिश्नर उसको नोटिस भिजवा सकता है रिटर्न में गलती के हवाले से? द आंसर इज यस। कब तक? ध्यान से, जिस साल रिटर्न फाइल की है वो साल खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 ये साल था। इसकी रिटर्न कब फाइल की थी? 30 सितंबर 2022। जिस दिन रिटर्न फाइल की उसी दिन समझा जाएगा क्या आ गया है? असेसमेंट ऑर्डर आ गया। जिस दिन रिटर्न फाइल की उस दिन समझा जाएगा असेसमेंट ऑर्डर आ गया है। और अगली बात बताऊं,
ये जिस साल रिटर्न फाइल किया वो कौन सा साल है? 23 का। ये खत्म कब होता है? इसके 180 दिन के अंदर अंदर। 27 दिसंबर 2023। ये वो तारीख है जिस तारीख तक कमिश्नर जो है ना वो नोटिस दे सकता है। ठीक हो गया सर? नॉर्मल असेसमेंट में ये बात मैंने सिर्फ ये वाले जुमले की तशरीह की है। सच नोटिस शैल नॉट बी इशूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड। ले सर, नॉर्मल असेसमेंट यही थी। अब हम आ गए हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है? सर जी, कमिश्नर कहता रहा रिटर्न फाइल करो, आपने उसकी एक नहीं सुनी। कमिश्नर कहता रहा फलाना डॉक्यूमेंट दो, आपने उसकी एक नहीं सुनी। कमिश्नर कहता रहा वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराओ, आपने उसकी एक नहीं सुनी। कमिश्नर ने नोटिस भेजे, आपने उसकी परवाह नहीं की। अब कमिश्नर तंग आ गए। अब कमिश्नर क्या करने लगा है? अंदाजे की बेस पर आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा और आपको कहेगा आप मुबारक हो, मेरे मुताबिक आपकी इनकम इतनी है और इस पे टैक्स जमा करें। जजमेंट। अब ये जाहिरी बात है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। कमिश्नर के लिए बेस्ट है, टैक्स पेयर के लिए वर्स्ट है। सर समझ आ रही है? तो वो भाईजान अब जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होगी, जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होगी उस इंफॉर्मेशन की बेस पर वो डाटा कलेक्ट करके उसको जजमेंट दे देगा। अब जब टैक्स पेयर के पास ये जजमेंट आई, ये असेसमेंट ऑर्डर है, वो तड़प उठा। कहता नहीं नहीं, मेरे मैं इतने पैसे नहीं कमाता। उसने कहा तुम्हें 100 बार तो कहा है रिटर्न फाइल करो, तुम्हें कहा नोटिस तो भेजा है रिटर्न फाइल करो, इन्फॉर्मेशन दो, डॉक्यूमेंट दो, तुमने नहीं दी। अब छोड़ो, अब मैंने तुम्हें नोटिस भिजवा दिया है। अब इससे पहले जो हो चुका उसको जाने दो, बस खत्म। उसको असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, जिस पे बताया जाएगा कि तुम्हारी टैक्सेबल इनकम इतनी है, तुम्हारा टैक्स इतना बनता है, इतना तुमने पे कर दिया हुआ है। टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल ओनली बी इशूड विद इन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। पिछले 6 साल में से किसी साल के बारे में भी अगर कोई रिटर्न है, उसके हवाले से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दी जा सकती है। भाई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई। उसने कहा अगर पिछले 5 साल में से किसी साल की रिटर्न नहीं फाइल की तो कमिश्नर पिछले 10 साल में से किसी साल की रिटर्न फाइल करने के बारे में कहेगा। ये पढ़ा है ना अभी? जब पिछले 10 साल में से किसी साल की रिटर्न फाइल करने के बारे में कहेगा और टैक्स पेयर वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो कमिश्नर क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट देगा। वो कहते हैं कमिश्नर ये बेस्ट जजमेंट कब तक देगा? 2 साल के अंदर अंदर, जिस दिन ये वाला नोटिस आया है उसके 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच सच नोटिस इज इशूड। ठीक हो गया सर जी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जब उसको नोटिस दिया, उसको जब कहा कि तुम वो क्या कहते हैं रिटर्न फाइल करो, उसने नहीं की। तो उसके जब नोटिस दिया तो उसके 2 साल के अंदर अंदर फिर कमिश्नर जो है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे दी। तो भाई एक तरफ नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मली चल रही थी। दूसरी तरफ अंदाजा है। अंदाजा, अंदाजे के हवाले से याद रखना ये तब किया जाता है जब आपके पास एक्चुअल डाटा ना हो। फिर आपने जजमेंट की बेस पर फैसला किया और आपने सजा दी है बकायदा। अब तीसरा केस उससे भी ज्यादा ट्रिकी है। एक बंदा नैब वालों ने पकड़ लिया, वो टैक्स चोरी करता था। उसके पास कंसील्ड एसेट है। कंसील्ड, चुराया हुआ वो एसेट
जो ऐसी इनकम से खरीदी गई है जो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं हुई, यानी टैक्स चोरी के पैसे से एसेट खरीदा गया है। मैं एफबीआर को बताता हूं कि मेरी इनकम 10 लाख है जबकि मेरी इनकम 1 करोड़ है, और मैं 90 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो जो गाड़ी मैं खरीदूंगा उसे कहा जाएगा ये कंसील्ड एसेट। कंसीलमेंट कैसे होती है? जब आप अपनी इनकम को कम करके दिखाते हैं, जब आप अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के दिखाते हैं, जब एनी इनकम अगेंस्ट विच द पर्सन ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, जब आपके पास किसी इनकम के बारे में कोई जवाब नहीं होता, या जब आप कहते हैं कि आपकी इनकम टैक्सेबल थी, आप कहते हैं नहीं नहीं ये एग्जेम्प्ट है, इसको कहते हैं कंसीलमेंट ऑफ इनकम। जब अच्छा, अब आप फंस कैसे गए हैं? आपको बता दिया गया है नैब वालों की तरफ से कि फलां बंदे ने टैक्स चोरी किया, और आप कहते हैं ठीक है हम इसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सारे नैब की हिरासत में, और नैब की अदालत में केस चल रहा है। अब आपके पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है, अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी 2021 में जब इसने अमेरिका में फ्लैट लिया था इसके पास कितने पैसे थे, या प्लॉट लिया था तो इसके पास कितने पैसे थे? आप मेरा पॉइंट समझ आ रहे हैं? अब यहां पर एक प्रॉब्लम आई थी इस केस में, फिर आर्जी तौर पे एक असेसमेंट की जाती है जिसको प्रोविजनल असेसमेंट कहते हैं। फिर जब प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है, हम उस साल की इनकम में जितना जो कंसील्ड एसेट है उसकी इनकम को ऐड करते हैं, और उसकी एक लायबिलिटी कैलकुलेट कर देते हैं कि भाईजान इतने आपके पैसे बनते हैं अंदाजन। और फिर ये भी कह देते हैं कि जैसे ही हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बेस्ट जजमेंट या अमेंडेड असेसमेंट दे देंगे। तो नॉर्मल असेसमेंट में चीजें नॉर्मल थी, बेस्ट जजमेंट में आपके पास डेटा कम था लेकिन अंदाजे जोगा था, प्रोविजनल असेसमेंट में तो सारा डेटा भी सीज्ड बाय नैब, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की के पास था ये डाटा, तो आपके पास डेटा भी मौजूद नहीं था। इस केस में फिर आप आर्जी तौर पर असेसमेंट कर दी, और जैसे जैसे फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आप बेस्ट जजमेंट या अमेंडेड असेसमेंट की तरफ आ जाएंगे। नहीं सर, असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। सर, दो भाई हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, इनके अब्बू थे मिस्टर सी, इनकी लड़ाई हो गई, ये अब्बू इनके फोत हो गए, बी और सी की, ए और बी की आपस में लड़ाई हो गई है। ए साहब कहते हैं कि ये अब्बू ने जो प्लाजा बनाया था उन्होंने मुझे खुद कहा था कि ये तुम्हारा है। बी कहते हैं कि कैसे तुम्हारा है भाई, हमारी विरासत है, आधी आधी होगी। ए कहते हैं मुझे कल ख्वाब में भी आया कि अब्बू ने कहा नहीं बेटा ये तुम्हारा है, तुमने किसी को नहीं देना। खैर, बात को शॉर्ट करूं कि भाई नतीजा ये निकला कि वो केस अदालत में चला गया। अब प्लाजे से किराया आ रहा है, मुझे आप बताएं वो ए की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा या बी की इनकम? पहले फैसला आना जरूरी है ना। उसने उसने कहा है जब फैसला आ जाए, जिस साल फैसला आ जाए वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा। पहले अदालत से फैसला है ये वाली बात बाद में हो। एविडेंस ऑफ असेसमेंट। सर, असेसमेंट ऑर्डर का मिलना इस बात की दलील है कि आपने रिक्वायर्ड काम कर लिया। असेसमेंट ऑर्डर का मिलना इस बात की दलील है कि आपने रिक्वायर्ड काम कर लिया है, आपने रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी पूरी कर ली है। असेसमेंट ऑर्डर में कोई जाहिरी गलती थी, फॉर्म की गलती थी। असेसमेंट ऑर्डर में कोई जाहिरी गलती थी, फॉर्म की गलती थी। तो an order of assessment or other document required to be made under income tax ordinance may not be
rejected as invalid or void or voidable only due to form of the order, affected due to mistake, defect or omission. तो भाई ऑर्डर ऑफ असेसमेंट या अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मे नॉट बी, ये रिजेक्ट नहीं होगा, may not be invalid, void or voidable only due to the form of order. जाहिरी गलती है, कॉमे की गलती हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ये जाहिरी गलती होती है, टाइपो एरर है। हाँ, अगर सब्सटेंस की गलती है, प्लांट और मशीनरी और प्रॉपर्टी को इकट्ठा किराए पर दिया हुआ था, वो गलती से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले गया, नो ये बड़ी, ये सब्सटेंस की गलती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को रिसीट बेस पर टैक्स किया होता है, ये सब्सटेंस की गलती है। सब्सटेंस की गलती पर ये असेसमेंट ऑर्डर इनवैलिड समझा जाएगा, लेकिन अगर फॉर्म की गलती हो तो इसको वैलिड ही माना जाएगा। सर, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, एक बात तो आप समझ गए, टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है और रिवाइज भी करता है, रिवाइज भी कर सकता है। इसी तरह ही कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर पास करता है और वो असेसमेंट को अमेंड भी कर सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब बैक एंड पर कुछ है ही नहीं और बैक एंड पर बस ये है कि आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, तो जब आपने खुद ही कहा कि नहीं मैंने रिटर्न को रिवाइज करना है, तो जब आपकी आप रिटर्न रिवाइज करेंगे तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल हो चुकी। और मेरी बात समझ आ रही है? रिटर्न फाइल हुई तो मैसेज आ गया आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर ने दे दिया। जब आप रिटर्न को रिवाइज करेंगे तो समझा जाएगा असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो गया। टैक्स पेयर के लिए रिटर्न रिवाइज का लफ्ज है और कमिश्नर के लिए असेसमेंट अमेंड का लफ्ज। ठीक हो गया? अच्छा जी, पहली बात तो ये। अब अगर तो बंदे ने, अगर तो रिटर्न रिवाइज की गई है, तो जिस दिन रिटर्न रिवाइज हुई समझा जाएगा उसी दिन कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर अमेंड कर दी। जिस दिन रिटर्न रिवाइज हुई उसी दिन समझा जाएगा कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर अमेंड कर दिया। द टैक्स पेयर रिवाइज रिटर्न शैल बी टेकन टू बी एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशूड टू द टैक्स पेयर बाय द कमिश्नर ऑन द डेट द रिवाइज रिटर्न वाज फर्निश्ड। फर्दर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, एक तो ये वाली बात है सादा, कम टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज की, कमिश्नर ने असेसमेंट को अमेंड कर दिया। अब बात थोड़ी सी ट्रिकी करने लगा हूं, जरा सुनना। क्या कमिश्नर असेसमेंट को अमेंड खुद से भी कर सकता है? उसके पास पावर है, वो ऑडिट करेगा, असेसमेंट को अमेंड कर देगा। कितनी बार असेसमेंट को अमेंड कर सकता है? जितनी बार चाहे असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स की लिमिट नहीं है, अलबत्ता ड्यूरेशन की लिमिट है। कितना? वो कहता है कितनी बार असेसमेंट को अमेंड कर सकता है, कहता है एज मैनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी। लेकिन इसमें लिमिट क्या है? वो कहता है हाँ टाइम की लिमिट है। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ था, लेट से 30 सितंबर 2018, जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ था, वो साल खत्म होने के, ये साल खत्म होगा 30/6/2019, वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, यानी 30/6/2024। ओरिजिनल अमेंडमेंट, ओरिजिनल
अमेंडमेंट। अच्छा जी, अब आ गया अमेंडेड असेसमेंट। ओरिजिनल मैं अमेंडमेंट बोल रहा था, ओरिजिनल असेसमेंट बोलना था, सॉरी। ओरिजिनल असेसमेंट जब हुई जिस साल, वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर। और अमेंडेड असेसमेंट जब हुई वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर, विच एवर इज लेटर। ये देखो जी, अमेंडेड असेसमेंट कब हुई है? लेट्स से अमेंडेड असेसमेंट हुई है 1/8/2020 को। ये साल कब खत्म होगा? 30/6/2021 को। इसके 1 साल के अंदर अंदर ये 1 साल कितना बना? 30/6/2022। ये दोनों डेट्स निकाल कर विच एवर इज लेटर, लेटर कौन सी है? ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर वाली डेट लेटर। ये बात इसने यहां पर लिखी हुई है। मैंने आपको यही, इस चैप्टर में सबसे ट्रिकी पार्ट यही है। एक दो बार सवाल भी आया हुआ है जिसमें उसने डेट्स बताई हुई हैं और कहा हुआ है कि आप बताएं असेसमेंट अमेंड हो सकती है या नहीं हो सकती, तो आपने ये वाली डेट देखकर बताना था। उसने अगली बात ये की कि ऐसे नहीं है कि जब कमिश्नर का दिल जाएगा, कमिश्नर फारग है तो कहेगा यार कोई रिटर्न ही लाओ, बैठ के अमेंड करते हैं, कोई असेसमेंट ऑर्डर ही निकालो, बैठ के अमेंड करते हैं। ऐसे नहीं होगा। कमिश्नर सिर्फ उस बंदे की असेसमेंट को अमेंड करेगा जिसके बारे में उसके पास क्या हो? डेफिनेट इंफॉर्मेशन। उसके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि भाई उसने टैक्सेबल इनकम, कि टैक्स चोरी हो रहा है, या इनकम कम शो कर रहे हैं, एक्सपेंस ज्यादा शो कर रहे हैं, या इनकम पे रेट, टैक्स रेट कम लग रहा है, या इनकम को मिस क्लासिफाई किया जा रहा है, एक हेड की इनकम दूसरे हेड में डाली जा रही है। अगर उसके पास क्या हो? डेफिनेट इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने कहा मेरी सेल है 10 मिलियन। एफबीआर के पास उसकी 21 मिलियन की इनवॉइसेस मौजूद हैं। इसका मतलब है कंफर्म हो गया वो झूठ बोल रहा है। वो सबूत हो ना आपके पास, फिर तो फिर ही वो उसके असेसमेंट ऑर्डर कमेंट किया जाएगा। वो कहता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेल परचेज बाय द टैक्स पेयर, रिसीट ऑफ टैक्स पेयर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, रिलेटिंग टू एक्विजिशन, पोजेशन, डिस्पोजल ऑफ एनी मनी, एसेट और वैल्यू। आपके पास क्या हो? पक्की इंफॉर्मेशन हो, तो कमिश्नर क्या कर देगा? अमेंड कर देगा या फर्दर अमेंड कर देगा असेसमेंट ऑर्डर। फिर अगली बात बड़ी ट्रिकी है। कमिश्नर असेसमेंट जब भी अमेंड करेगा, इसके नतीजे में टैक्स वालों को फायदा ही होना चाहिए, यानी टैक्स बढ़ना चाहिए। शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए। वंस द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज अमेंडेड, एक बार असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो गया तो कमिश्नर इशू करेगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एज सुन एज कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा। उस पर क्या लिखेगा? अभी जो बेस्ट जजमेंट में बताया था, टैक्सेबल इनकम, टैक्स कितना है, टैक्स पे कितना करना है, टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपील। सर जी, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर ने 180 दिन, इस शो कॉज नोटिस के 180 दिन के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देना है। सर जी, अमेंडमेंट असेसमेंट की अमेंडमेंट की बात होगी। अब अगला पॉइंट आ गया, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा सुनिएगा। मुझे आप लोगों के चेहरों को देख के लग रहा है कि आप शदीद आवाजार हो रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कुछ थोड़ा ट्रिकी बना दूं। सुने। एक एक ना मालिक है उसका, सोसाइटी का। उसको नोटिस आ गया कि आपका 25 अरब रुपए का टैक्स बन रहा है। अब जनाब वो क्या करेगा? वो कहता है भाई बात ये है कि ये इतना टैक्स नहीं बनता। वो कहता है भाई वो कहता है मैं आपको, कमिश्नर साहब कहते हैं कि आपकी असेसमेंट की है हमने, और उसके मुताबिक असेसमेंट को अमेंड किया है, और अब हमें पता चला है कि आपका 25 करोड़ ही टैक्स बनता है। ये बंदा बड़ी गेम में है, तो ये क्या करेगा?
कि ये बंदा ऑफर देगा। 20 पे बात मानते हो? 20 पे बात करूं? और एक होती है अंडर द टेबल, नहीं, डील हो रही बाकायदा टैक्स वाले बंदों से डील हो रही है। वो कहता है एक कमेटी तश्कील दे दी जाएगी, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। उसको ये बंदा ऑफर कर सकता है कि मैं अगर 20 दे दूं तो बात बन जाएगी। कमेटी इसका सारा रिकॉर्ड मंगाएगी, हिसाब किताब लगाएगी कि यार अगर हम 20 ले लें तो ठीक नहीं है, इसने तो पिछले 3 साल से कुछ दिया ही नहीं है, जो आ रहा है वही पकड़े। और आपस में डिसाइड करके बताएंगे कि 20 नहीं भाई, 22 पे बात डन होगी। ठीक है। वो कहते हैं नहीं भाई, 20 समझ आती है तो बताओ। ये कहते हैं चलो जी 20 ही ठीक है। अगर बात डन हो गई, अब ये बंदा साफ सुथरा हो गया। अब इसकी कोई गलती कोई खता नहीं है। अगर इसने वो वाला टैक्स जमा करा दिया तो इसको कहेंगे ये बड़ा हाजी नमाजी है। इसका कोई टैक्स नहीं रहता, कोई पेनल्टी नहीं रहती, कोई डिफॉल्ट सरचार्ज नहीं रहता। और कमिश्नर क्या करेगा? अमेंड कर देगा असेसमेंट को इन अकॉर्ड विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी। कमेटी के डिसीजन के मुताबिक, जो कमेटी ने फैसला किया है उसके मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। और फिर ये वाली बात होगी। हाँ, टैक्स वाले इस मामले में सियाने हैं कि टैक्स वाले उसे पहले कहेंगे भाईजान हम ये सारी सरखपाई कर रहे हैं, तुम्हें एक फाइनल ऑफर, तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऊपर अपील, कहीं अपील पर चले जाओ। आप अब इस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। और एक बार ये वाला ऑर्डर हो गया, बंदे ने पैसे दे दिए, मसला हल। लेकिन वो बंदा डील करके पैसे फिर नहीं दे रहा। अगर डील करके पैसे नहीं दे रहा तो फिर दोबारा उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी कि भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे। अलबत्ता ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि कमेटी किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचती, या कमेटी उसकी ऑफर को कबूल नहीं करती, तो फिर इसका केस उसी कमिश्नर के पास रेफर बैक कर दिया जाएगा जहां से इसने, जिसको इसने ऑफर की थी, या जहां से कमेटी बनने का आगाज हुआ था। और कमेटी में कौन होगा? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द टैक्स पे। सर जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। कोशिश की है मैंने आपको इसके मुताबिक, आप इसको तैयार कर लें। सर याद रखिएगा, एग्रीड असेसमेंट वाली बातें दो जगह पर अप्लाई नहीं होती। एक जहां पर टैक्स चोरी का केस है, और एक जहां पर लॉ की इंटरप्रिटेशन का केस है, वहां पर एग्रीड असेसमेंट वाली बात अप्लाई नहीं होती। रिकॉर्ड की बात करने लगा हूं आपसे। सर रिकॉर्ड क्या, मैंने आपको रिकॉर्ड को क्रैम करना है, लेकिन मैं आपको उसका क्रक्स बताने लगा हूं 5 मिनट में कि रिकॉर्ड की थीम क्या है। असल में रिकॉर्ड कहते हैं सबूत को। हम जो भी रिटर्न में बता रहे हैं ना कि मेरी इतनी इनकम है, इतनी उस सब का सबूत हमारे पास होना चाहिए। और ये सबूत हमने अपने पास महफूज रखना होता है। कितने सालों के लिए? कम से कम 6 सालों के लिए। हाँ, अगर अदालत में केस चल रहे तो जब तक केस का हल नहीं आता तब तक आपने इसको अपने पास महफूज रखना है। सर जी अगर आप कहते हैं कि मैंने जक़ात दी है, आपके पास जक़ात की स्लिप नहीं है, तो जक़ात आपको एज डिडक्टेबल अलाउंस इनकम में से माइनस नहीं होगी। अगर आप कहते हैं मैंने डोनेशन दी है, डोनेशन का सबूत नहीं है, तो डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई सबूत रखना अपने पास बहुत जरूरी है। तो भाई अब मेरे साथ जरा सोचो। सैलरी है, सैलरी है, सैलरी, जिस बंदे को सैलरी मिलती है उसके पास क्या सबूत होना चाहिए? सैलरी स्लिप होती है, बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक में आ रही है ना सैलरी, बैंक स्टेटमेंट है सबूत, सैलरी स्लिप है सबूत। बस ये उसके पास होना चाहिए। अगर कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा है तो क्या सबूत होना चाहिए? अब जरा सोचो ना, पैसा कमा रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो यार प्रॉपर्टी जिसने किराए पर दी उसका कोई किराएनामा होगा। किराएनामा से उसे पता चल जाएगा कितनी इनकम है। अच्छा किराएनामा एक तरफ, दूसरे नंबर पे उसका कोई वो होगा, एक्सपेंस की रसीदें होंगी, खर्चे होंगी, लोग जो काम करते हैं उसकी तनख्वाहें होंगी, रिपेयर के बिल होंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारे खर्चे, इनकी डिटेल्स। अगर कोई कैपिटल गेन कमा रहा है तो क्या सबूत होगा?
शेयर बेचने का सबूत, शेयर खरीदने का सबूत, कमीशन जो दी ली है उसका सबूत। अगर कोई अदर सोर्स है तो उसका क्या सबूत होगा? अदर सोर्स से इनकम कमा रहा है, डिविडेंड कमाया तो डिविडेंड का सबूत, रॉयल्टी है तो रॉयल्टी का एग्रीमेंट होता है, अगर प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठा किराए पे दिया तो एग्रीमेंट का सबूत, अगर प्रॉफिट ऑन डेट है तो बैंक स्टेटमेंट, अगर पैसे आ रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट, तो हर जगह पे सबूत है। वो सर समझ आ रही है? ये तो छोटी छोटी डिस्कशन है, असल गेम है बिजनेस की। बिजनेस में चीजें ज्यादा हैं। सर जी कौन कौन सी चीजें हैं? सर इन्वेंट्री है, उसका सबूत भी चाहिए। सेल्स है, उसकी इनवॉइसेज और उसका सबूत भी चाहिए। परचेजेस का सबूत भी चाहिए। बिजली पानी गैस टेलीफोन का सबूत भी चाहिए। मुलाजमों को सैलरी दे रहे हैं उसका सबूत भी चाहिए। सर डबल एंट्री सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसका सबूत भी चाहिए। पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका सबूत भी चाहिए। तो जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें ये सारे सबूत लाजिम हो जाते हैं। वो कहता है अब इसका तरीका, अब याद करने का तरीका देखना। सर आपने सबसे पहले ये पढ़ना है, उसने कहा जितने पैसे आए और गए, जितने पैसे सेल और एक्सपेंस पे लगाए, जितने एसेट और लायबिलिटी हैं, जितने पैसे वसूल किए और खर्च किए। ये तीन बातें तो हो गई। पैसे वसूल किए और खर्च किए, एसेट और लायबिलिटी, जितनी सेल और परचेजेस है, ये तीन बातें हो गई। उसके बाद अगर असेंबली है, अगर असेंबली प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम है तो फिर कॉस्ट का रिकॉर्ड भी चाहिए। फिर अब जरा मेरे साथ आगे चलो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ज्यादातर पॉइंट पिछले कॉमन होंगे, कुछ नए होंगे बस। आपने सारे नहीं याद करने, जो नया है बस वो याद करना है। 5 लाख से ऊपर के लिए इनवॉइसेस भी चाहिए। 5 लाख से कम के लिए इनवॉइसेस की जरूरत भी नहीं थी। 5 लाख से ऊपर के लिए इनवॉइसेस भी चाहिए। और जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है 100 रुपए से कम की, उसके लिए सिर्फ एक दिन का एक नोटपैड मेमो बना लो, बस काफी है। 5 लाख से ऊपर के लिए इनवॉइसेस भी चाहिए। अब ये कौन है? ये होलसेलर और डीलर है, ये बड़े पैमाने का बंदा है। इसके लिए रिपीट सारा कुछ वही है, बस ये नई बात है। भाईजान अगर 10,000 से ज्यादा की वो सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, 10,000 से ज्यादा की, तो उसका आपने बंदे का नाम और एड्रेस नोट करना है। चाहे आप सेल कर रहे हो, चाहे आप परचेज कर रहे हो। अगर प्रैक्टिशनर है तो ये लॉयर हो गया या डॉक्टर हो गया। इसके भी सारे कवायफ यही इसी तरह के ही हैं। सिर्फ फर्क यह है कि वहां पर गुड्स था, यहां पर सर्विसेज है। मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे तो इससे ज्यादा इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड, वर्क इन प्रोग्रेस का रिकॉर्ड, फिनिश गुड्स का रिकॉर्ड, ये सारी डिटेलें भी चाहिए। फिर सेल डे बुक, परचेज डे बुक, कैश बुक, ये सारी चीजें आपने अकाउंटिंग में पढ़ी हुई हैं। बस तरतीब से करना शुरू करना है, और जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं करना, नई चीज को अंडरलाइन करना है। अच्छा मैंने 2 अटेम्प्ट पहले यही बच्चों को बताया था, आई कैब में ही बताया था, और आई कैब में सवाल यह है कि 25 लाख से ऊपर वाली जो एडिशनल चीजें हैं सिर्फ वो बताइए। तो सिर्फ वो जो अंडरलाइन था वही बताना था। तो इसको, एक ही चीज को बार बार याद करना अक्लमंदी नहीं होती सर जी। ये सर सारी डिस्कशन थी इसकी। हाँ रिकॉर्ड रखना किधर है? बिजनेस जहां पे कर रहे हो वहां पे रखो, अगर बिजनेस नहीं कर रहे तो घर पे रखो, अगर घर नहीं रखा, जहां पर रखा है वो डिक्लेयर करो रिटर्न में और वहां पे रखो। ऑडिट, ऑडिट कहते हैं पड़ताल करने को, चेक करने को। अब जरा देखिएगा, कमिश्नर जो है, कमिश्नर जो है उसके पास पावर है, वो भी कभी भी रिकॉर्ड मंगवाए उसको चेक कर ले डिटेल में। चेक करने के बाद चेक मंगवा के चेक करे। वो एक्सेस भी ले सकते हैं, अगर ऑनलाइन है तो उसकी एक्सेस ले लेगा, फिजिकल है तो फाइल मंगवाएगा, फाइल मंगवा के चेक करेगा, बाद में शो को नोटिस देगा भाई ये गलतियां क्यों की हैं। बाद में आपको उसको उसको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, गलतियां ठीक भी करनी पड़ेंगी। और अगर कोई गलती ऐसी हुई जिसकी वजह से आपका टैक्स सारा गलत था तो भाई वो फाइन और पेनल्टी भी अदा करनी पड़ेगी। हाँ जहां पर
जजमेंट लगानी पड़ती है वहां पर, कुछ बेंचमार्क्स होते हैं। ये 2-3 नंबर का सवाल आया हुआ है सेक्टोरियल बेंचमार्क का एक मौके पर। ये क्या होता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स की ना स्टैंडर्ड बना दिए उन्होंने। ये यार सीमेंट सेक्टर का जीपी जो होता है ना वो 40% होता है, फूड इंडस्ट्री का 60% होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, इनको कहते हैं सेक्टोरियल बेंचमार्क। तो जब कमिश्नर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा होगा ना, तो इन सेक्टोरियल बेंचमार्क को यूज करेगा। कमिश्नर भी अन्नी नाना डाल दे तो सेक्टोरियल बेंचमार्क को यूज करेगा सर। ये स्टैंडर्ड रेशो है। अच्छा, स्पेशल ऑडिट पैनल, ये भी 2-3 बार पास पेपर में आया हुआ है। ये एक पैनल है। पैनल आमतौर पे तब बनता है जब पैनल आमतौर पे तब बनता है जब बड़ा ऑडिट करना हो, फोरेंसिक ऑडिट हो, या ऑडिट कंडक्ट करना है आपने, या फोरेंसिक ऑडिट करना है। मैंने आपको इसके बाद ना एक छोटी सी समरी अपील्स की बतानी है और मैंने ये खत्म कर देना है। मुझे अंदाजा है, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल है। लेकिन ये मजबूरी है, क्या करें। आप इस चैप्टर को ना तैयार करें, 12 नंबर, एक बार 2-3 अटेम्प्ट पहले इसमें से 18 नंबर का पेपर आ गया। सबसे ज्यादा बच्चे उस अटेम्प्ट में फेल हुए थे। तो सर ये कड़वा घूंट है जो पीना ही पड़ेगा। मैं टॉपिक देखता जा रहा हूं, मैं आपको बोलता जा रहा हूं। ऑडिट में से सवाल आया, सेक्टोरियल बेंचमार्क से सवाल आया, स्पेशल ऑडिट पैनल में से सवाल आया। अब क्या करें, ना कराऊंगा तो ये ज्यादती है। आप लोग चलो, कम से कम आपको ये तो सेंस आ रही है ना कि भाई इसमें से सवाल है, इसको करना है। पास पेपर देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। 12 नंबर से कम का इसमें से नहीं आता, 15-18 का इसमें से आ गया। आप इसको बहुत मजबूरी ना हो तो छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत मजबूरी ये है कि सर हेड ऑफ इनकम करूं या रिटर्न असेसमेंट अपील करूं, तो या फिर हेड ऑफ इनकम कर लो। सेल्स टैक्स करूं या रिटर्न असेसमेंट अपील करूं, भाई फिर सेल्स टैक्स कर लो। इस लेवल की मजबूरी। स्पेशल ऑडिट पैनल, सर जी पैनल बनाएगा, पैनल में कौन कौन शामिल होगा, कुछ ਤੁਹਾਡਾ भी मूड नहीं गा पढ़न ਦਾ। मैं नहीं खा रहा भाई, ये पानी भी है मैं। हैं जी।
ये बताएं क्यों देंगे तो शुरू करूंगा कि शुरू कर दूं? लाइव जा रहा है, ठीक। देखिए, फेसबुक पे ठीक चल रहा है। जी सर। बड़ी अनवांटेड सी ब्रेक आप लोगों ने ले ली है। वापस आ जाते हैं। स्पेशल ऑडिट पैनल, बस दो बातें इसके बारे में मैंने करनी। बेसिकली ये स्पेशल ऑडिट पैनल में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वो बेचारा पिसा हुआ होता है। होता तो है साल, लेकिन उसका मेन किरदार नहीं होता। मेन किरदार असल में किसका होता है? कमिश्नर का, वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का। वो कहते हैं जी, पैनल में दो या दो से ज्यादा ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होंगे। फॉर्म ऑफ सीए या सीएम में भी हो सकती है। लेकिन पैनल का चेयरमैन कौन होगा? ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का। पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा? ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू करेगा। अगर कोई मसला हो गया, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी दे सकते हैं। स्पेशल ऑडिट पैनल के पास ये अथॉरिटी भी है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे दे। और इस केस में कोई असेसमेंट ऑलरेडी मेड और ट्रीटेड टू हैव बीन मेड शैल बी ऑफ नो लीगल इफेक्ट, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। और if any member of the panel other than chairman is absent from conducting an audit, the audit conducted by the special audit panel shall not be invalid। भाईजान वो कहता है कि अगर मेंबर ऑफ द पैनल या अदर देन चेयरमैन इज एब्सेंट, अगर भाईजान चेयरमैन एब्सेंट है तो फिर जो प्रोसीडिंग हुई सारी फारग है। लेकिन अगर चेयरमैन आया हुआ है, उसके अलावा कोई और बंदा एब्सेंट हो गया, तो कहते हैं कोई बात नहीं, जो किया था वो सब ठीक किया है। जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, जो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू कर रहा होगा, यानी एफबीआर का बंदा जो कर रहा होगा, समझा जाएगा वो खुद पैनल ही कर रहा है। पैनल किस तरह बनेंगे इसको बोर्ड डिफाइन करेगा। सर जी, ये सारी डिस्कशन चैप्टर 15 की थी। चैप्टर 16 में मेनली अपील वाली कुछ बातें हैं। मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं आपके साथ करनी है, आपको मैंने इसका क्रक्स ही बताना है। यार, अपील की पहले तो बेस पता होनी चाहिए। टैक्स पेयर और कमिश्नर, इन दोनों की आपस में होगी लड़ाई। ये लड़ाई कब हो सकती है? टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, समझा जाएगा कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, इस पे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। लड़ाई तब होगी, टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने कहा फलाना डॉक्यूमेंट दो, उसने कहा मैं नहीं देता, कमिश्नर ने कहा अच्छा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ रही है। ये है लड़ाई वाली बात। टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने कहा असेसमेंट, कमिश्नर ने उसका ऑडिट किया, असेसमेंट को अमेंड कर दिया। ये वाली बात है लड़ाई वाली। तो सर समझ आ रही है? अगर सादा उधर टैक्स पे रिटर्न फाइल कर रहा है, उधर कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर दे रहा है, फिर तो बहस ही नहीं है। यानी टैक्स पेयर ने जो कहा मेरी इनकम 1 लाख है, कमिश्नर ने कहा हाँ तुम्हारी इनकम 1 लाख है। टैक्स पेयर ने कहा मेरा टैक्स 1,000 है, कमिश्नर ने कहा हाँ तुम्हारा 1,000 टैक्स है। अब तो लड़ाई नहीं बनती। लड़ाई तो तब होगी जब डिफरेंस आएगा। अब अगर डिफरेंस आ गया है, लड़ाई हो गई है, तो टैक्स पेयर के पास क्या अथॉरिटी है? टैक्स पेयर के पास क्या ऑप्शन है? टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो कमिश्नर अपील के पास चला जाए। ये कौन है? अपील वाला कमिश्नर है। इसका नाम ही कमिश्नर अपील है। अपील वाला कमिश्नर है, ये अपील ही डील करता है। कैसे उसके पास जा सकते हैं? किन केसेस में कमिश्नर अपील के पास जाना है? 6 नंबर का सवाल आ सकता है ये। बेस्ट जजमेंट के केस में, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के केस में, अगर किसी बंदे को पर्सनली लायबल करार दिया जाए, तो उस केस में एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग और ट्रीटिंग अ पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट। मैंने टैक्स डिडक्ट करके पे करना था, मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, मुझे पर्सनली लायबल करार दे दिया गया। इस केस में भी मैं अपील दायर कर सकता हूँ कमिश्नर अपील को। और अगर मैं एक फॉरेन कंपनी में काम करता हूँ और मुझे उसका नॉन रेजिडेंट कंपनी का मुझे रिप्रेजेंटेटिव तस्वुर कर लिया जाता है, जबकि मैं हूं नहीं, तो इसको भी क्या समझा जाएगा? इसको भी क्या कहते हैं, इस केस में भी अपील दायर की जा सकती है कमिश्नर अपील को। सर, सारी बात करने के बाद एक बड़ी अजीब सी बात आपसे करने लगा हूं सर। पता है क्या बात है? अपील करने के नतीजे में भी आपका टैक्स बढ़ना चाहिए।
अपील करने के नतीजे में भी आपका टैक्स बढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कोई बंदा बेवकूफ है, वो अपील करे इसलिए और कहेगा जी मेरा टैक्स लाख नहीं 1.5 लाख है, इसलिए तो कोई अपील नहीं करेगा। सर ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहेंसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द रिफंड। सर ओरिजिनल असेसमेंट से हमेशा ज्यादा ही होगा। जब पहली बार आपने रिटर्न फाइल की और असेसमेंट ऑर्डर आया ना, आपकी अपील से टैक्स उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। सर अपील कर किसको सकते हैं? अपील वाले कमिश्नर को, और अपीलेट ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। अगर ये चारों स्टेप बाय स्टेप है, इसके बाद जाएं, इसके बाद जाएं, उसके बाद इसके पास, उसके बाद इसके पास। अगर आप यहां नहीं जाना चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं, तो आपके पास एडीआर का भी एक रास्ता है। कमिश्नर अपील का सीन क्या है? आप कमिश्नर अपील के बाद दरखास्त कैसे देंगे? सर जी सुनते रहिए बस। आपने कमिश्नर अपील को दरखास्त देनी है। कैसे देनी है? प्रिस्क्राइब फॉर्म में अटेस्ट करवाना है, वजह लिखनी मैं अपील क्यों कर रहा हूं, और एकम्पनीड बाय फी। ये चारों बातें पूरी होंगी तो एक टैक्स पेयर कमिश्नर अपील को दरखास्त दे सकता है। ये दरखास्त फीस कितनी होगी? भाईजान फीस 2500 रुपये होगी, लेकिन अगर कंपनी है तो फीस 5,000 है। और अगर कंपनी नहीं है बल्कि असेसमेंट ऑर्डर के हवाले से अपील है तो वो भी 5,000 रुपये। असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील किया तो भी 5,000 रुपये, और कंपनी ने अपील किया तो भी 5,000 रुपये, वरना उसके अलावा फीस असल में 2500 है। अगर आपने ये जितना टैक्स कमिश्नर ने कहा है वो जमा कराओगे तो अपील दायर कर सकते हो, वरना अपील दायर नहीं कर सकते। अगली बात यह है, नो अपील शैल बी फाइल्ड इफ द टैक्स पेयर हैज नॉट पेड द टैक्स ड्यू। अगर टैक्स पेयर ने टैक्स पे नहीं किया तो कोई अपील दायर नहीं हो सकती। ये अपील आपने कमिश्नर अपील को कब तक दायर करनी है? कमिश्नर के फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर। कमिश्नर के फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर। अच्छा जनाब, आपने अपील दायर कर दी, फिर क्या होगा? कमिश्नर अपील को आपने अपील दायर कर दी है, कमिश्नर अपील समाअत की तारीख बता देगा। और अगर कोई बंदा आगे कहता है कि मुझे स्टे ऑर्डर चाहिए, मैं, अगर आपने मुझे कहा कि भाई तुम टैक्स जमा कराओ तो मुझे तो अपना घर बेचना पड़ जाएगा, मेरे लिए अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी। इस केस में कमिश्नर अपील स्टे ऑर्डर की बात कर रहा है। अगर अनड्यू हार्डशिप कॉज हो जाए तो कमिश्नर अपील कहता है मैं स्टे ऑर्डर दे दूंगा, कितने दिनों का? 30 दिनों का। बंदा फिर आ गया 30 दिनों बाद, अनड्यू हार्डशिप हो रही है अभी भी, उन्होंने कहा मजीद 30 दिनों का स्टे ऑर्डर मैं दे रहा हूं। लेकिन अगर कमिश्नर अपील ने दोबारा 30 दिन का स्टे ऑर्डर दिया तो इस दिन के अंदर अंदर उसे फैसला सुनाना पड़ेगा। यानी कमिश्नर अपील के पास आमतौर पे 120 दिन होते हैं फैसला सुनाने के लिए, लेकिन अगर कमिश्नर अपील स्टे ऑर्डर दे दे दूसरी बार तो कमिश्नर अपील को प्रैक्टिकली 60 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना पड़ता है। कमिश्नर अपील समाअत को मुलतवी भी कर सकता है। कमिश्नर अपील अगर अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई और टैक्स पेयर कोई नई वजह ले आता है अपील दायर करने की, कोई नया इशू रेज हो जाता है, तो कमिश्नर अपील उस इशू को भी इसी अपील के अंदर ही शामिल कर लेगा। कमिश्नर अपील ने जो फैसला भी सुनाना है, फैसला सुनाने से पहले एक बार सारे कवायद भी मंगवा सकता है और कमिश्नर से इंक्वायरी भी कर सकता है। और कमिश्नर अपील जो भी सबूत मंगवाएगा वो वाले होंगे जो पुराने टैक्स पेयर ने दिए हुए हैं। यानी ऐसा ना हो कि टैक्स पेयर जाली डॉक्यूमेंट बनवा बनवा के पेश करी जा रहा है। जो पुराने टैक्स पेयर को दे दिए हुए सिर्फ उसको कबूल करेगा। अच्छा जी, कमिश्नर अपील जो भी फैसला सुनाए, 3 ही फैसले हो सकते हैं, यहाँ या ना या तब्दीली। एफर्म का मतलब है जो कमिश्नर ने कहा वो ठीक है, एनल का मतलब है जो कमिश्नर ने कहा वो गलत है, मॉडिफाई का मतलब है तब्दीली हो जाए। ये 3 फैसले हो सकते हैं। हाँ, फैसला जो भी होगा अल्टीमेटली जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर है उससे लायबिलिटी बढ़नी ही चाहिए। अगर एओपी के हवाले से कोई फैसला हो गया है, अगर एओपी के हवाले से कोई फैसला हो गया है तो आपको पता होना चाहिए एओपी की इनकम तब्दील हुई तो उससे उसके मेंबर्स की इनकम भी तब्दील होगी और लायबिलिटी भी तब्दील होगी। सर पता है ना? तो भाई एओपी में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो उसके से उसके मेंबर की इनकम में भी तब्दीली आ जाएगी। और आफ्टर डिसीजन कमिश्नर अपील शैल सर्व अ नोटिस टू अपीलेट कमिश्नर
और डिसीजन के बाद कमिश्नर अपील एक नोटिस सर्व कर देगा अपील दायर करने के लिए और टू एपलेट एंड कमिश्नर। डिसीजन के बाद कमिश्नर अपील ये वाला नोटिस, डिसीजन के बाद ये यानी फैसला जो सुनाया गया है ये इन दोनों को भेज दिया जाएगा, दरखास्त दायर करने वाले को और कमिश्नर को। और ये वाली बात यहां तक थी। फिर उसके बाद आ गया एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो एपलेट ट्रिब्यूनल की सबसे खास बात यह है कि एपलेट ट्रिब्यूनल उसके अंडर नहीं आता, एफबीआर के अंडर नहीं आता, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है। पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पे एपलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? The appellate tribunal consists of a chairperson, judicial and accountant member appointed by a prime minister. प्राइम मिनिस्टर इसमें बेसिकली तीन लोग होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक अकाउंटिंग मेंबर होता है और एक चेयरपर्सन होता है। तो भाई जुडिशियल मेंबर के बारे में कहा गया है कि पर्सन में बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर। कब जुडिशियल मेंबर कौन हो सकता है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, या हाई कोर्ट का एडवोकेट और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, तो वो बंदा जुडिशियल मेंबर होगा। और अकाउंटिंग मेंबर कौन होगा? चीफ कमिश्नर या कमिश्नर जिसका तजर्बा 3 साल का हो, चार्ट अकाउंटेंट सीएम है जिसका तजर्बा 10 साल का हो। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो भाई ये, यानी वो आपसे ये पूछ ले कि भाई एपलेट ट्रिब्यूनल में होता कौन कौन है, भाई ये सारी बातें यहां पर आनी है। अच्छा, एपलेट ट्रिब्यूनल में दरखास्त कैसे दायर करनी है, ये कुछ बातें उसने और बताई हुई है, लेकिन ज्यादा एग्जाम रेलिवेंट ये कि दरखास्त कैसे दायर करनी है। भाई दरखास्त दायर करनी है, कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाया, उसके 90 दिन के अंदर एपलेट ट्रिब्यूनल में चले जाएं, प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करें, साथ अटेस्ट करवाएं, 5,000 रुपया फीस है दें। इस केस में अगर कमिश्नर अपील के फैसले से नाराजी है तो वो भी अपील कर सकता है और टैक्स पेयर भी अपील कर सकता है। बहरहाल 60 दिन के अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है। स्टे ऑर्डर वाली बात जो उधर पड़ी थी वो यहां पर भी है, और यहां पर स्टे ऑर्डर कितने दिनों का मिलेगा? 180 डेज का मिलेगा। सर जी, बहुत सी बातें रिपीट हो रही हैं, यहां पर भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात आ रही है। अब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ज्यादातर बातें वही है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 6 माह के अंदर अंदर फैसला सुनाना होता है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल भी फैसला यही सुना सकती है, फर्म, मॉडिफाई या एनल। और उसके बाद फैसला जो भी सुनाए अल्टीमेटली ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता टैक्स। सर जो भी फैसला सुनाए, ये फाइनल फैसला, ये जो भी फैसला सुनाए अगर इसका ताल्लुक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से है तो ये फाइनल होगा। सर जी मेरी बात सुने, असल में इसमें प्रॉब्लम, ये जो बातें मैंने दरमियान में कुछ लाइंस छोड़ी हैं ये रिपीट हो रही हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सारी बातें कमिश्नर अपील वाले में भी लिखी हुई हैं। तो हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैं रिपीट करूं, अलबत्ता एक बात जरा सुन लें। अगर फैसला किया और फैसला क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड था, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक बंदा इशारे पे खड़ा है और येलो लाइट थी, उसने रोड पार कर ली। सवाल यह कि उसने इशारा तोड़ा है या नहीं तोड़ा। इसको दो चीजों में ब्रेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या उसने रोड क्रॉस की है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पॉइंट नंबर 2, क्या येलो लाइट के होते हुए रोड क्रॉस करना कानून की खिलाफ वर्जी है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो तो एपलेट अथॉरिटी, एपलेट ट्रिब्यूनल इज द फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट में जाके पहले उन्हें यही बताना है कि अल्लाह की कसम ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वरना उन्होंने आपकी दरखास्त को कबूल नहीं करना। एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के 90 दिन के अंदर उधर चले जाएं, उधर दरखास्त है, उन्हें बताएं क्वेश्चन ऑफ लॉ है, 100 रुपया सिर्फ फीस है। कमिश्नर ने तो वो भी अदा नहीं करनी। कमिश्नर ने अगर एपलेट ट्रिब्यूनल को भी दरखास्त दी थी तो उसने फीस नहीं अदा करनी होती। स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें बताएंगे फैक्ट क्या थे, अपील ट्रिब्यूनल ने क्या क्या फैसला सुनाया, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। बेंच में कौन बैठेगा? कम बड़े काबिल लोग बैठेंगे, तो कम से कम हाई कोर्ट के जजेस बैठेंगे, फैसला सिचुएशन देखेंगे, फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनाने के बाद
जो जो कमिश्नर उसको टैक्स पेयर को और कमिश्नर को फैसला भेजेंगे, वहीं भाई एपलेट ट्रिब्यूनल को भी फैसला भेज देंगे, ताकि आज के बाद कोई केस हो तो एपलेट ट्रिब्यूनल भी अपने आप को ये ठीक कर ले। अच्छा, अगर टैक्स रिकवरी का केस उधर था तो इधर भी है। टैक्स रिकवरी का सीन उधर था ना, टैक्स रिकवरी का सीन यहां पर भी है। और टैक्स रिकवरी के वाले से स्टे ऑर्डर का सीन यहां पर भी है। और हाई कोर्ट भी 6 माह का स्टे ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अगर फैसला टैक्स पेयर के हक में हुआ और रिफंड बनता हुआ, तो क्या टैक्स पेयर को रिफंड मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। अगर कमिश्नर कह दे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो टैक्स पेयर को रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे स्कोप में नहीं है। ये सर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने कुछ नोट किए हुए हैं। असल में बात यह है कि ये सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, एक सरदर्द थी बहुत बड़ी। बंदा कहता है यार मेरा इतना बड़ा केस है, तो क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, टैक्स पेयर है, वो बोर्ड को दरखास्त दे। बोर्ड उसकी दरखास्त के 15 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी तश्कील दे देगी, और वो कमेटी जो है वो आपका फैसला सुना देगी। इस कमेटी में होगा कौन? एक चेयरमैन होगा, एक चीफ कमिश्नर होगा, और एक टैक्स पेयर का नुमाइंदा होगा। टैक्स पेयर का नुमाइंदा कहां से लिया जाएगा? पैनल से लिया जाएगा। वो पैनल कौन सा है? वो एफबीआर ने पैनल बनाया हुआ है। उसमें सीए, सीएमए और एडवोकेट होते हैं 10 साल के तजर्बे वाले। और उसमें 21वें ग्रेड का रिटायर्ड ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का अफसर होता है। या इसमें रिप्यूटेबल, रिफ्यूट नहीं, रिप्यूटेबल बिजनेसमैन भी हो सकता है। अच्छा, ये पैनल है, उसमें ये लोग हैं। मसले का हल किस तरह होगा? सर जी मसला एफबीआर जो है, जैसे ही ये कमेटी तश्कील दे दी जाएगी, फौरन डिसॉल्व कर, वो जहां पर पहले केस चल रहा था उनको कहेगा भाईजान अब आप रुक जाओ, मामला एडीआर के पास आ गया है। ये टैक्स पेयर और कमिश्नर, एफबीआर क्या करेगा? टैक्स पेयर कमिश्नर को और पुरानी अपीलेट अथॉरिटी जिसके पास केस पेंडिंग था, उसको कह देगा भाईजान तुम चुप कर जाओ, अब मामला आगे बढ़ गया और एडीआर के पास आ गया, उसको रोक देगा। अच्छा, फिर डिसीजन 45, अब ये कमेटी बन गई, ये सॉरी एडीआरसी बन गई। एडीआरसी ने 45 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना है। अगर एडीआरसी ने 45 दिन के अंदर फैसला ना सुनाया, 15 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी। अगर 60 दिन के अंदर भी ना सुनाया, फारिग। वो कहेंगे भाई अब आप घर जाओ। एडीआरसी का ऑर्डर बाइंडिंग है। भाईजान एडीआरसी का ऑर्डर टैक्स पेयर के लिए सिर्फ तब बाइंडिंग है अगर एडीआरसी के फैसले के 60 दिन के अंदर अंदर टैक्स पेयर कमिश्नर को कम्युनिकेट कर देता है कि भाईजान मैंने पुराने जहां पर केस किया हुआ था, जिस एपलेट अथॉरिटी के पास, वहां से केस वापस ले लिया है, यही फुल एंड फाइनल केस है। टैक्स पेयर विद इन 30 days फ्रॉम कमिश्नर, ऑर्डर ऑफ विड्रॉल बाय कमिश्नर। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? हुआ ये, टैक्स पेयर साहब ने अपना केस वापस ले लिया। इसका फैसला है एडीआरसी का। ये फैसला इसने कमिश्नर को भेज के कमिश्नर को कहा भाई चुप कर जाओ, बस अब तुम खत्म हो, ये फैसला फाइनल है। फिर उसके बाद डिसीजन 60 डेज नॉट मेड। अगर 60 दिन के अंदर डिसीजन ना किया गया, तो कमेटी को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे, और वापस केस उसी एपलेट अथॉरिटी के पास आ जाएगा जहां से केस इधर मूव हुआ था। भाई जन पहले किसी एपलेट अथॉरिटी के पास था, वहां से केस एडीआरसी के पास आया, एडीआरसी ने कमी निकली, 60 दिन के अंदर फैसला नहीं सुनाया, वापस वहीं पे ही आ जाएंगे जहां से केस शुरू हुआ था। और ये केस जब दोबारा एपलेट अथॉरिटी के पास आएगा, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर, 60 नहीं सॉरी 6 माह के अंदर अंदर उसका फैसला सुनाना होगा। सर जी पैसे किस ऑफिसर को कितने देंगे? सर चीफ कमिश्नर तो सरकारी मुलाजम है, इसके अलावा जो पैसा लगेगा वो कमिश्नर देगा। जो पैसा लगेगा वो सॉरी टैक्स पेयर अदा करेगा। भाई टैक्स पेयर ने फरमाइश की है ना, टैक्स पेयर सारे पैसे देगा। ये सर एपलेट ट्रिब्यूनल की एक छोटी स्टोरी है, एक दो बार पास पेपर में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। तो अगर आप लोग सारा नहीं तैयार कर सकते, तो कम से कम ये की पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। जो है वो यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये 3 चैप्टर्स में से पेपर आना होता है। इसको आपने इजी नहीं लेना, इसको आपने तैयार जरूर करना है, अनलेस अगर आप वो कर चुके हैं,
इनकम वाला काम कर चुके हैं, इनकम टैक्स के हेड्स ऑफ इनकम वगैरह कर चुके हैं, अगर आप सेल्स टैक्स कर चुके हैं तो तीसरी प्रायोरिटी पे ये आता है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।